हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स में मूलभूत गणितीय अवधारणाएं, और इसमें तो अभी तक हमने पढ़ लिया है समाकलन के प्रकार। ठीक है, आज हम देखेंगे समाकलन के नियम, है ना। तो चलिए, जब हम बात करते हैं समाकलन करने के तरीके क्या रहेंगे, उसके नियम क्या रहेंगे, तो उसके लिए तो हमको समझने के लिए कुछ समाकलन के सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं। वैसे इससे बहुत और अधिक सूत्र होते हैं, लेकिन हमने कुछ जिनका उपयोग हमें करना है वही कुछ यहाँ लिखकर रखे हुए हैं। ओके, चलिए, है ना। तो फर्स्ट नियम हम देखते हैं जो फलन एवं अचर के गुणनफल का समाकलन। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई राशि जो है, ठीक है, जो समाकलन है वो किसी फलन और नियतांक का गुणनफल है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से ऐसे दिया है हमारे पास, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमने कहा कि 5x ऐसी कोई हमारे पास संख्या है ना, या 3x, मतलब फलन है, ठीक है, और फलन के साथ किसी अचर राशि का गुणनफल है। तो इसका समाकलन हम किस तरह से करेंगे, है ना। तो इसका समाकलन करने के लिए जो, ठीक है, क्या नियम रहेगा समाकलन करने पर, ठीक है, कि fx, ओके, dx। तो ये जो अचर राशि है ना, ये समाकलन के बाहर आ जाती है। अचर राशि जो है वो समाकलन के बाहर आ जाएगी, और समाकलन सिर्फ किसका होगा, चर का होगा, है ना। इस तरह से, मतलब हम उसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। ठीक है, जहाँ ऐसे लिखते हैं हम कि क्या है, चर अचर राशि है ना, या नियतांक है। ओके, एक उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास दिया है जो 5x, है ना, स्क्वायर का x के सापेक्ष, ठीक है, समाकलन कीजिए। मतलब हमने एक प्रश्न बना दिया छोटा सा, ठीक है, समाकलन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे माना, है ना, हमने 5x स्क्वायर को, ठीक है, i से बता दिया, उसका समाकलन करने के बाद जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ i बराबर आ जाएगा जो हमारे पास दोनों पक्षों में समाकलन x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, क्या आएगा लिखने पर, x के सापेक्ष, ठीक है, समाकलन करने पर, ठीक है, ऐसा लिखने का तरीका है। ठीक है, चलिए, तो फिर यहाँ पर समाकलन करेंगे, तो समाकलन से जो हमको मिलेगा उसको हमने i से बता दिया है। इधर 5x स्क्वायर, है ना, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो यहाँ लग जाएगा dx। अब ये जो नियम हमने समझा है ना, कि जो नियत राशि है वो समाकलन से बाहर हो जाएगी। तो 5 जो है, 5 जो है वो समाकलन से बाहर हो जाएगा, समाकलन में बचेगा x स्क्वायर dx, है ना। तो ये हमने नियम लगा दिया, मतलब पहले नियम लगाएंगे, फिर नियम के पश्चात जो सूत्र लगेगा, है ना। तो अब यहाँ से देखो कौन सा सूत्र लगेगा हमारे पास, तो ये जो कौन सा फलन है हमारे पास, ठीक है, वर्ग फलन, है ना, कौन सा घातांकी फलन है, घात है उसकी। तो हमारे पास जो समाकलन का सूत्र है घात वाला, वो सूत्र यहाँ लगेगा, मतलब ये तीसरे नंबर वाला सूत्र यहाँ लगेगा, है ना। चलिए, तो इस सूत्र के आधार पर, ठीक है, वहां से सूत्र देखते चल रहे हैं, यहाँ तुलना करते हुए हम लिख रहे हैं i बराबर 5, ठीक है, यहाँ सूत्र लगेगा। तो देखो x की घात यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ x की घात n है, तो समाकलन करने के पश्चात क्या हो जाएगा, x की घात n प्लस 1, मतलब जो घात है उसमें एक जुड़ जाएगा, और बटे में भी घात में एक जोड़ के भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ देखो x की घात जो कितनी है, यहाँ 2 है, तो 2 में एक जुड़ जाएगा, है ना, ये घात में एक जुड़ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर, है ना, n प्लस 1, मतलब घात प्लस 1, ये, ठीक है। i बराबर हो गया हमारे पास 5x की घात 3 बटे में 3, ये हमारा आंसर रहेगा, है ना। मतलब एक छोटा सा नियम हम सीख रहे हैं यहाँ पर, मतलब इतना ध्यान रखो। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, ठीक है ना। ये i बराबर, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 cos x को, ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, ठीक है, ये हमारे पास दिया है। ओके, तो यहाँ i बराबर कितना हो जाएगा, 3 cos x dx, है ना, डायरेक्ट लिख दिया उसको। फिर 3 जो है वो बाहर हो जाएगा, है ना, 3 समाकलन में बच जाएगा cos x dx, है ना। अब cos x का सूत्र देख लो यहाँ से, ये वाला cos x dx इसके बराबर होता है sin x के, है ना। तो फिर यहाँ i बराबर हो जाएगा 3 sin x, ये हमारा आंसर होगा। और
ठीक है, हमने कहा था कि है ना, दो तरह के समाकलन होते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। तो ये हमारा अनिश्चित समाकलन है। तो अनिश्चित समाकलन में हम क्या करते हैं, ठीक है, जो हमारा उत्तर होता है समाकलन करने के पश्चात उसमें एक नियतांक जोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ समाकलन किया, सूत्र लगाया, तो यहाँ हम नियतांक जोड़ देंगे, है ना। ये नियम हमने पढ़े हैं, जहाँ सी क्या है, ये है समाकलन नियतांक। ओके, ऐसे, है ना। यहाँ पर भी फिर किसको जोड़ देंगे, समाकलन नियतांक को। ठीक है, नियतांक को हम किसी से भी दर्शा सकते हैं, सी से, ए से, इस तरह से, है ना। ये नियम भी ध्यान रखिए, जहाँ सी है समाकलन नियतांक। ओके, मतलब सिंपल सा नियम है बेटा ये वाला, कि जो चर राशि है उसको समाकलन, अचर राशि जो है ना, जो नियतांक है हमारा, उसको समाकलन से बाहर ले लेना है। समाकलन सिर्फ किसका होगा, चर राशि का होगा। ओके, चलिए, है ना। तो ये हुआ पहला नियम, ठीक है, इसको है ना नोट कर लीजिए, तो फिर हम अगला लिखते हैं। ओके, चलिए बेटा ना, अब हम इसमें दूसरा नियम देखते हैं। और दूसरा नियम इससे संबंधित है किससे, दो फलनों के योग और अंतर के समाकलन से। ठीक है, तो जैसे बेटा हमारे पास है ना, समाकलन हमको किसी ऐसी राशि का करना हो, जैसे 3 sin x प्लस, है ना, cos x, ऐसे, है ना, मतलब दो फलनों का योग है या अंतर मान लो आप। ठीक है, 3x प्लस 3 cos x, ठीक है, ये ऐसा माइनस, है ना। तो इस तरह की राशि के समाकलन की हम बात कर रहे हैं, मतलब दो फलनों का योग हो या अंतर हो, तो उसका समाकलन क्या करें, कैसे करेंगे, है ना। तो नियम हम समझ रहे हैं तो फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो नियम ये होगा कि हमें अगर दो फलनों के योग और अंतर का समाकलन करना है, तो हर फलन का समाकलन क्या होगा, अलग अलग होगा, पृथक पृथक किया जाएगा। मतलब ठीक है, यहाँ पहले फलन का समाकलन अलग हो जाएगा, प्लस, है ना, और प्लस माइनस, माइनस हो या प्लस, दोनों में से। ठीक है, फिर दूसरे का समाकलन अलग होगा, f2x dx, है ना। ये नियम है हमारे पास। मतलब नियम क्या है कि दोनों फलनों का समाकलन अलग अलग किया जाएगा, और जो बीच का चिन्ह रहेगा वो एज इट इज रहेगा। मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, है ना। ये कोई, है ना, कोई कठिन नियम नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमको दिया है यहाँ पर, ठीक है, 3 cos x प्लस x की घात 3, है ना। ये हमको एक प्रश्न दिया, मतलब हमने इसे मन से बना लिया तो। ठीक है, तो यहाँ इसका समाकलन करना है। ठीक है, जो हमारे पास है ना, सॉल्यूशन हम उसका देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न लिख दिया हमने पहले तो, 3 cos x x की घात 3। ओके, अब हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने i से इंडिकेट कर दिया, मतलब जो प्रश्न था इसको हमने 3 cos x प्लस x क्यूब को i से दर्शा दिया। ठीक है, मतलब समाकलन के बाद जो आंसर आएगा उसको i से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम जो इसको i से ही दर्शा रहे हैं, इधर होगा समाकलन 3 cos x, ठीक है, x क्यूब और dx, है ना। ये अभी हमने समाकलन किया। अब जो नियम हम पढ़ते जा रहे थे उसको अप्लाई करते जाना है। तो पहले तो पहला नियम क्या है कि ये जो हमारे पास है ना फलन है, दो फलनों का योग है, तो हर फलन का समाकलन अलग अलग होगा। तो पहले हम ये फलन, पहले फलन 3 cos x, इसका समाकलन अलग करेंगे, है ना। फिर बीच में चिन्ह है प्लस का, ठीक है, प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा जो फलन है हमारे पास एक्स क्यूब, इसका समाकलन अलग अलग करें। मतलब दोनों का समाकलन, जितने भी पद है सभी पदों का समाकलन अलग अलग होगा। ठीक है ना, इस नियम को ऐसे ध्यान में रखें। ठीक है, अब पहला नियम तो हमने लगा दिया, फिर दूसरा नियम, एक साथ कई सारे नियम लग सकते हैं। अब दूसरा नियम क्या, देखो ये किसका है ना, एक चर का और अचर का गुणनफल है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका समाकलन जब करेंगे तो जो अचर है 3 वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर रह जाएगा तो cos x dx, ठीक है, प्लस x की घात 3 dx। ठीक है, ये है ना। अब हमने नियम लगा दिए, सारे नियम अब हम लगा चुके हैं हम यहाँ पर। अब सूत्र लगेंगे, पहले नियम फिर उसके पश्चात सूत्र। तो सूत्र देख लें यहाँ पर कौन कौन से सूत्र लगेंगे। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ सूत्र जो जो लगना है। तो क्या लगेगा यहाँ, जैसे लिखे हैं यहाँ पर साइन, सॉरी
cos x dx का क्या होता है, sin x होता है यहाँ पर, है ना। फिर दूसरा पे यहाँ x की घात 3, तो x की घात 3 मतलब घातांक वाला सूत्र लगेगा, तो x की घात n dx, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये दोनों सूत्र का उपयोग हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो अब सूत्र का उपयोग करने पर समीकरण क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे i यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, इसके नीचे, ठीक है। i ये 3, ठीक है, 3 और cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा sin x, ठीक है, और प्लस यहाँ पर, ठीक है, प्लस x की घात 3, है ना। अब x की घात 3 मतलब घातांक वाला सूत्र है, ये वाला सूत्र लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो घात होती है जो चर की, उसमें एक और जोड़ देते हैं हम और बटे में उसी से भाग दे देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की घात 3 है तो x की घात 3 प्लस 1 बटे में 3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर, है ना। और i बराबर हो गया हमारे पास 3 sin x प्लस x की घात 3 बटे में 3, ओ सॉरी, है ना, x की घात 4 बटे में 4, है ना, ये 4 हो जाएगी उसकी घात, ठीक है। अब यहाँ देखें तो हम है ना, अनिश्चित समाकलन है, तो अनिश्चित समाकलन है तो आंसर में हम यहाँ पर नियतांक जोड़ देते हैं लास्ट में, ठीक है, और लिख भी दे जहाँ c क्या है, अनिश्चित, और सॉरी ये क्या है, समाकलन नियतांक है ना, समाकलन नियतांक, ठीक है। तो सिंपल सा है तो नियम, मतलब हर पद का अलग अलग समाकलन करना है, एक साथ जो एक से ज्यादा नियम भी लग सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, है ना। और एक प्रश्न और दे रहा हूँ जो मैं आपको, आप कर लेना उसको प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही आसान सा है, ठीक है ना। x ये 2x स्क्वायर प्लस साइन x, है ना, इसको सॉल्व करके देखना, बहुत ही आसान है, सेम इसी तरह का फॉर्मेट है ना, तो आप इसको कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, है ना। हालांकि जो हम फिजिक्स में कोई है ना बड़े लेवल के समाकलन के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये ज्यादा जो हार्ड लेवल के प्रश्न है वो आप मैथ्स में पढ़ोगे, हमको फिजिक्स में सिर्फ इसका नियम आने चाहिए और कुछ जनरल तरीके से हमको समाकलन आना चाहिए, तो इसलिए हम बहुत आसान आसान, है ना, उदाहरण से समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप सोचोगे कि इतने छोटे छोटे समाकलन के सूत्र, ये तो छोटी क्लास जैसी बात होगी, ऐसा नहीं है, हमको यहाँ पर हमारे फिजिक्स में, ठीक है, जिस तरह से सिर्फ उपयोग है फिजिक्स का, उसी जो समाकलन का, उसी आधार पर हम नॉर्मली सीख रहे हैं, ठीक है। आप ज्यादा बड़े लेवल के मैथ्स में सीखोगे, ओके। चलिए, है ना, तो ये रहा हमारे पास समाकलन का दूसरा नियम, ठीक है, फलनों के योगफल और अंतर का समाकलन, मतलब हर पद का समाकलन अलग अलग करना है, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया, तो एक अपनी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से करना, है ना, पूरा नियम लगाना और सूत्र यहाँ लिखे, इन्हीं में से कोई एक सूत्र उपयोग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नोट कीजिए, है ना। चलिए बच्चों ना, अब हम इसमें समाकलन की विधियां देखते हैं। तो समाकलन की जो मुख्यतः दो विधियां रहेगी, पहली है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है जो खंडशः विधि द्वारा समाकलन, है ना। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि जो कब उपयोग में लाई जाती है, मतलब यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि ये कब उपयोग में लाई जाएगी, लेकिन आपको ये डायरेक्ट नहीं समझेगा, इसलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, है ना। तो जैसे जो उदाहरण के लिए, ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है तो ये समझ में आ जाएगा उदाहरण से, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको समाकलन करना है, ठीक है, हमारे पास कोई राशि है 2x प्लस 3, है ना, इसकी घात n dx, इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो जैसे तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, फलन के हमने चार मुख्य प्रकार पढ़े थे, है ना, जैसे, ठीक है, मुख्य समाकलन हमने मुख्य जो फलन पढ़े थे, जैसे x की घात n, ये कौन सा फलन है, वर्ग फलन, है ना, जैसे यहाँ x की घात 5 हो, 3 हो, ठीक है, 2x स्क्वायर हो, ऐसा, तो ये इस तरह से जो इस तरह का फलन हमारा वर्ग फलन रहेगा, ठीक है। दूसरा जो sin x cos x, इस रूप में अगर फलन हो, ठीक है, tan x, तो ये हमारा कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। फिर अगला जो हमने पढ़ा था लघुगुणकीय फलन, है ना, इस तरह से किसी रूप में कोई राशि हो तो इसे हम लघुगुणकीय फलन कहते हैं, ठीक है, ये लघु गणकीय फलन, ओके, ये हमने पढ़े होते हैं। अब ठीक है, एक हमने पढ़ा था अपने यहाँ पर, है ना, चर घातांकी फलन, चर घातांकी फलन, ठीक है, मतलब ये चर घातांकी फलन ex, इस तरह से कोई राशि हो, ओके। तो ये फलन जो हमारे मुख्य चार प्रकार के फलन हैं, ठीक है,
लेकिन अगर ये फलन मिक्स होने लगे तो हम इन्हें, ये हमारे मानक फलन है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रमाणिक, ठीक है, या मानक फलन, ठीक है। अगर फलन इंडिविजुअल हो, तो अलग अलग हो, पृथक पृथक हो, तो वो मानक फलन कहलाते हैं। जैसे ये वर्ग फलन है, ठीक है, ये त्रिकोणमितीय फलन है। अगर हम इनको मिश्रित कर दें तो फिर ये अप्रमाणिक फलन कहलाते हैं। जैसे अगर हमने लिखा तो यहाँ पर sin x, ओके, तो हम इसको प्रमाणिक फलन कहेंगे, ठीक है, प्रमाणिक फलन, क्योंकि ये सिर्फ कौन सा फलन है, एक ही प्रकार का फलन है, त्रिकोणमिति, ओके। अब अगर हम इसे ऐसा लिख दें sin x स्क्वायर, ऐसा लिख दें तो अब यहाँ दो फलन इसमें मिश्रित हो गए, एक तो त्रिकोणमितीय फलन भी हो गया और घातांकी फलन भी इसमें आ गया, है ना, घातांकी फलन भी, है ना, इसको सॉरी घातांकी फलन लिखेंगे ना, वर्ग फलन, घातांकी फलन, ठीक है। तो ये हमारा अप्रमाणिक फलन हो गया, मतलब मिश्रित फलन बोल दो इसको, ठीक है, या अप्रमाणिक फलन बोल दो, है ना। तो मिश्रित फलन या अप्रमाणिक फलन मतलब एक से ज्यादा फलन अगर रिपीट होने लग जाए, जैसे देखिए यहाँ हमारे पास sin log ex ऐसा आ जाए, ठीक है, होना क्या चाहिए था, जैसे sin x होना चाहिए था, लेकिन x के बदले में तो यहाँ पर log ex है, मतलब दो फलनों का मिश्रण हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारे अप्रमाणिक फलन हो गए। तो इस तरह के फलनों को अगर हमें समाकलन करना है तो हमारे पास जो प्रतिस्थापन विधि उपयोग में लाई जाती है, मतलब प्रतिस्थापन विधि कौन से फलनों को, अप्रमाणित फलन को या मिश्रित फलन को समाकलन करने के लिए उपयोग की जाती है ना। या ऐसे भी समझो जो कि हमारे पास फलन इस रूप में होता, जैसे sin x है, ठीक है, उदाहरण के लिए हमारे पास ऐसा दिया है sin x dx, ऐसा है। तो आप क्या करते, इसमें हमें कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, हम सीधे सीधे यहाँ से सूत्र लगा देते, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता, माइनस cos x, मतलब इसमें डायरेक्ट सूत्र लग गया, तो इसमें हमें कोई अतिरिक्त और, है ना, संक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रमाणिक फलन, जिसमें सूत्र डायरेक्ट लग जाता है, प्रमाणिक फलन होगा, है ना। अब दूसरा होता है यहाँ पर, जैसे हमें sin x स्क्वायर इसका समाकलन करना, तो इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्टली कोई सूत्र नहीं है ना, हम इसमें कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास अप्रमाणिक फलन हुआ, है ना। तो जिस पर डायरेक्ट सूत्र लग जाए उसको प्रमाणिक फलन बोल देते हैं हम, जिस पे हमें डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते उसे हम अप्रमाणिक कहते हैं या मिश्रित फलन कहते हैं, है ना, को अप्रमाणिक कहते हैं। तो हमें अप्रमाणिक फलन या मिश्रित फलन को समाकलन करना हो तो उसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि उपयोग में लाते हैं, है ना। पहली बात तो समझ में आ गई हमको कि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग क्यों होता है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास फलन अप्रमाणिक फलन हो या मिश्रित फलन हो तो हमें उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना होगा। ओके, ये बात आ गई हमको क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर जो समाकलन किस प्रकार से किया जाएगा, मतलब हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना तो है, लेकिन अब उसका तरीका समझे, उसकी विधि समझे, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि हम जो x हमारा जो चर है उसको किसी दूसरे चर के रूप में बदलते हैं हम, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास जो प्रश्न दिया है 2x + 3 इसकी घात n dx, ओके, मतलब यहाँ चर कौन है, x है। अब हमें यहाँ जो, ठीक है, इसको समाकलन करना है, तो ये हमारे पास जो, ठीक है, कैसा फलन हो गया, मिश्रित फलन हो गया, ठीक है। इसमें क्या है ना, घातांकी फलन भी मिक्स आ गया है ना। तो अब हमको यहाँ पर देखें, इस तरह से हमें अगर इसका समाकलन करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि हम चर x को अन्य चर के रूप में बदलते हैं। अब देखो, अगर मैं बच्चों आपको ऐसा प्रश्न बोलता i बराबर, ठीक है, ये x की घात n dx, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा होता, तो आप क्या कर देते, इसमें हमको कोई कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे सूत्र लग जाता है यहाँ पर, है ना। या हमारे पास जो x की घात 5 होती ऐसे, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना होता, सीधे सूत्र लगाना होता, x की घात हो जाती है 6/6, है ना, 1 + 1 ऐसा करके, हो ना। लेकिन अब अगर मैं ऐसा प्रश्न बना दूं जो कि यहाँ x की घात 3 उसकी घात 5 है, तो फिर क्या करेंगे, है ना। जैसे x की घात 5 होता तो आप सीधे सूत्र लगा देते, x की घात 5 + 1 बटे में 5 + 1 कितना आ जाता है, ये 6 और 6, है ना। अब x की घात 3 उसकी घात 5 है,
तो अब यहाँ हम ये डायरेक्ट सूत्र ऐसा नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं लगा सकते बटे में 5 + 5, ऐसा यहाँ ऐसा नहीं लगेगा, इसमें लगेगा इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास मिश्रित फलन है ना, यहाँ पर इसमें रैखिक फलन भी आ गया है, ओके, और घातांकी फलन भी आ गया है, तो फिर ये मिश्रित फलन हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये इस रूप में होता है ये वाला समीकरण, है ना, 2x + 3, है ना, इसकी घात n, अगर ये इस रूप में होता तो हम डायरेक्ट सूत्र लगाते, है ना। अब हमको ये बात तो समझ में आ गई कि हमारा अपरिमाणित फलन है, इसको हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते। अब अगर बच्चों मैं आपको इसको, अब समझो इसको अपरिमाणित कौन बना रहा है, मतलब यहाँ सिर्फ सोचने वाली बात होती है जो कि हमें फलन को अपरिमाणित कौन बना रहा है, ठीक है, समझना। अगर ये प्रश्न ऐसा होता 2x + 3 की घात n dx, अगर मैं ये प्रश्न को t की घात n dx लिखता, है ना, तो कौन से केस में आप उसको सॉल्व कर लेते इजीली, तो आप कहोगे ये वाले में, है ना, यहाँ डायरेक्ट सूत्र ही लगाना है। तो समझ में आते हैं यहाँ पर ये अपरिमाणित रूप है उसका, तो अपरिमाणित कौन बना रहा है उसको, कौन सा पद अपरिमाणित बना रहा है, तो हमने देखा ये 2x + 3, ये वाला पद उसको अपरिमाणित बना रहा है। इसके बदले हमको सिर्फ एक चर चाहिए था, अगर ये t होता, वहां x होता या वो कोई भी चर होता तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा पाते। तो हमको क्या समझ में आया यहाँ पर, ये वाले प्रश्न में फलन को अमिश्रित, है ना, 2x + 3 अपरिमाणित बना रहा है, तो हमें इसे दूसरे पद में बदल देना होगा। मतलब नियम समझना कि जो पद अपरिमाणित बना रहा होता है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, जो प्रतिस्थापित कर देते हैं, किसी दूसरे चर से बदल देते हैं। समझ में आया कि 2x + 3, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि 2x + 3 और t की घात n dx, इसमें आप किस में सूत्र लगा सकते हो, तो आपने कहा कि हम इसमें सूत्र डायरेक्ट लगा सकते हैं, है ना, तो ये मानक रूप में आ गया, ये अमानक रूप में है, अपरिमाणित रूप में है। तो ये अपरिमाणित रूप में क्यों है, किसकी वजह से है, ये 2x + 3 की वजह से, है ना, बाकी की घात तो ऊपर वही है, घातांक तो वही है, तो किसकी वजह से अपरिमाणित है, ये 2x + 3 की वजह से। तो हम इस 2x + 3 को किसी एक चर में बदल देंगे, जैसे 2x + 3 की जगह हम क्या मान ले, t मान ले, 2x + 3 की जगह हम u मान ले, ऐसा। तो हम उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब फलन को अपरिमाणित बनाने वाले चर को हम दूसरे चर में बदल देते हैं, है ना। चलिए, तो अब हमको यहाँ क्या करना है, बात समझ में आ गई जो कि अपरिमाणित बनाने वाले पद को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अपरिमाणित कौन बना रहा है यहाँ पर, 2x + 3, तो हम 2x + 3 के स्थान पर कोई दूसरा चर रख देंगे, t रख दिया, ये हमने माना है, ओके। अब देखो अगर हम यहाँ t रख देते हैं, है ना, अगर हम यहाँ पर 2x + 3, ये हमारा था 2x + 3, इसकी घात थी n dx, है ना, ये था। अब इसके स्थान पर हम t रख दिया, t की घात n dx, ओके। तो ये उसका उचित रूप नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ चर को किससे दर्शाया है, t से, और इधर समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के। ऐसा नहीं होता, मतलब ठीक है, जो चर होता है उसी के सापेक्ष समाकलन भी किया जाएगा। तो चर यहाँ हमने किस में बदल दिया, t में, तो समाकलन भी t के सापेक्ष ही होगा, मतलब सही रूप ये हमारा t की घात n dt, ये हमारा सही रूप है। क्लियर, मतलब समझना, अगर हम एक पद को प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है, 2x + 3 को, है ना, t से बदल दिया, तो जो चर है हमारा उसको भी t के रूप में बदलना पड़ेगा, मतलब dx को भी हम किसके रूप में बदलेंगे, dt के रूप में। समझ में आया, या फिर ऐसे कहो जो अगर हम इस 2x + 3 को 2x + 3 को u से दर्शाते हैं, किसी से भी दर्शा सकते हैं, किसी, है ना, तो फिर हम ये dx को किस में बदलते, du। क्लियर, मतलब पहले तो हमको अपरिमाणित वाले पद को, बनाने वाले पद को किसी दूसरे चर से बदल देना है, फिर जो लास्ट में dx रहेगा या जो भी रहेगा उसको भी उसी पद के रूप में लाना है। जैसे इसको u से बदला है तो dx को भी du के रूप में लाओगे, अगर हमने इसको t से बदला है तो dx को भी किसके रूप में लाओगे, dt के रूप में। ये हमारे पास नियम है, ओके। मतलब हमको 2x + 3 को तो हम t से बदल देंगे, अब हमें यहाँ किसका मान भी निकालना है, dx का, ऐसे ध्यान रखो,
dx को भी किस में बदलना पड़ेगा, dt के रूप में, dx को भी किसके रूप में बदलना पड़ेगा, dt के रूप में। तो अब हम dx का मान निकालेंगे, ठीक है। तो dx का मान निकालने के लिए हम दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। ये हमारा नियम है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या करते आए हम अभी तक, फिर से समझो कि ये अपारमाणिक फलन है, इसे परमाणिक रूप में बदलना है, तो हम अपारमाणिक वाले पद को किसी दूसरे चर से बदल देंगे। अब दूसरे चर से बदल दिया तो फिर ये जो dx है इसको भी, इसका भी मान हमको निकालना पड़ेगा। तो dx का मान निकालने के लिए हम जो माना गया है उसका समाकलन अवकलन कर देंगे। तो यहाँ अवकलन करो तो डी बाई डी एक्स, एक बार पूरी तरह से करके दिखाता हूँ। डी बाई डी एक्स 2x + 3 है ना, और डी टी बाई डी एक्स है ना, ये हमने समाकलन कर दिया, अवकलन कर दिया दोनों पक्षों में, ठीक है। अब यहाँ अवकलन के नियम लगेंगे और सूत्र लगेंगे। तो अवकलन में जो हम आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो उसके नियम फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ 2x पहले पद का अवकलन होगा, या एक बार तो आपकी फैसिलिटी के लिए लिख देता हूँ। पहले किसका अवकलन होगा, 2x का, है ना, फिर डी बाई डी एक्स 3, ओके, ये dt बाई डी एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, नियम वही है बेटा, यहाँ पर 2x का अवकलन होगा तो जो 2 है वो अवकलन से बाहर हो जाएगा, अचर जो है ना, वो अवकलन से बाहर, dx बाई x ये आ जाएगा। तो dx की वैल्यू कितनी होती है, dx बाई dx की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आया 2, ठीक है। तो यहाँ d बाई dx 2x, इसकी वैल्यू कितनी है 2, ठीक। फिर d बाई dx 3, ठीक है। तो नियतांक का अवकलन, हमने नियम पढ़ा है, जो नियतांक का अवकलन कितना होता है 0। तो जो c है यहाँ, है ना, 3 जो है वो नियतांक है, ठीक है, एक संख्या है, तो उसका अवकलन 0 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 0, ठीक है, कितना आएगा यहाँ dt बाई dx। किसकी वैल्यू निकालनी थी हमको यहाँ पर, dx की, dx का मान निकालना था, है ना। तो dx का मान आ गया, ठीक है, तिरे गुणा कर दोगे तो 1/2 dt, ठीक है। ये 2 तो 0 तो हट जाएगा, dx इधर आ गया, 2 इधर आ गया, dx का मान आ गया। अब हमारे पास नवीन जो समाकलन ये मिला, बच्चों नवीन जो पद मिला हमको, ठीक है, तब, है ना, i का मान नया रूप जो मिला, अब मानक रूप में आ जाएगा वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, i 2x + 3, 2x + 3 को हमने किससे माना है, किससे दर्शाया है, t से, तो यहाँ लिख देंगे t, ओके, उसकी घात n, घात n ही रहेगी। और dx का मान क्या निकाला है, 1/2 dt, dx का मान निकाला है 1/2 dt, ठीक है। अब 1/2 नियतांक है, तो अभी हमने नियम पढ़ा, नियतांक समाकलन से बाहर हो जाता है, 1/2 बाहर हो जाएगा, समाकलन में बचेगा t की घात n dt, ओके। अब डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा ये वाला, घात वाला, है ना। तो i बराबर 1/2 t की घात n+1 अपॉन में n+1, ठीक है, ये हो जाओ, है ना। और अनियमित अनिश्चित समाकलन है, तो इसके साथ नियतांक जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जहाँ c बराबर क्या है ना, ये यहाँ शब्दों में लिख देंगे, तो c बराबर है समाकलन नियतांक, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब इसको हम लिखते हैं तो एक i, ठीक है, 1/2, ये जो n+1 है इसको बाहर लिख रहे हैं, n+1, इधर ब्रैकेट में बचेगा t उसकी घात n+1, है ना, t की घात n+1, और ये समाकलन नियतांक, ठीक है। चलिए अब t जो वापस हम अंत में क्या करेंगे, t का जो माना था हमने, जो मान, उसका मान वापस रख देंगे, है ना, वापस उसका मान रख देंगे। तो i बराबर 1/2 n+1, है ना, और t किसका मान है 2x + 3 का, मतलब ये नियम है, तो वापस वैसे ही रख दो उसको। तो 2x + 3 का घात n+1, और ओके, तो ये आ गया हमारे पास समाकलन, उसका आंसर, है ना। फिर से एक बार शॉर्ट में बता दो तो क्या करना है हमको, कि अपारमाणिक पद को परमाणिक रूप में बदलने के लिए हम
उसमें से किसी एक पद को जो उसे अप्रमाणिक बना रहा हो उसे दूसरे चर से बदल देते हैं। जैसे 2x+3 यहाँ अप्रमाणिक बना रहा था तो उसको हमने t से बदल दिया। अब जब हम इसको t से बदलेंगे तो फिर हमें dx का मान भी निकालना होगा, और dx का मान निकालना होगा तो फिर जो हमने माना है 2x+3 इसको t को, उसका दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे, और अवकलन करने के बाद अवकलन के सूत्र नियम लगाने के बाद यहाँ पर उससे dx का मान निकालेंगे, पक्षांतर ये सब करने के बाद। अब जो हमने माना है वो सारे पद वहां रख देंगे। जैसे हमने 2x+3 को t माना था, तो अब यहाँ नया जो हमारा समाकलन बना है ना, ये इसको दे दो समीकरण 1 ऐसा लिख दो। तब समीकरण 1 से 2x+3 का मान रख दिया t और dx का मान रख दिया 1/2 dt, है ना। फिर उसके बाद तो सेम नियम है, अवकलन जो नियतांक है उसे बाहर निकालोगे, सूत्र लगाओगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए है ना, इसको हम एक दो उदाहरण से और समझते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलिए ना, अब हम इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन के, है ना। तो एक एग्जांपल जो हमने यहाँ लिखा है उसका, ठीक है, दो उदाहरण लिखे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर I = sin √x dx, ओके, इस तरह से, है ना। अब इसका जो हमको समाकलन करना है, ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ इसमें हमको किसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। मतलब हमको थोड़ा सा इसमें यही सोचना पड़ता है कि हम कौन से पद को प्रतिस्थापित करें। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर, है ना, अगर हमारे पास ये पद ऐसा है, ठीक है, तो हम इसको और दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं। तो हम इसको जो बटे में x है ना, वर्गमूल x, ये हमको कंफ्यूज कर रहा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन, ठीक है, वर्गमूल x, ओके, और ये x जो है वर्गमूल वाला, उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, है ना, गुणा में ले जाएंगे, x की घातांक में अगर उसको लिख दे, है ना, जैसे sin √x x की घात 1/2 dx, है ना। तो x की घात 2 ऊपर आ जाएगा, 1 - 2 dx, ठीक है। तो इस रूप में भी अगर हमारे पास होता है, जैसे मान लो हमारे पास समीकरण इस रूप में भी होता, sin x गुणित x की घात -1/2 dx, ये ऐसा होता, तो हम इसको भी समाकलन कर देते हैं। ये भी हमारा कौन से रूप में है, प्रामाणिक रूप में है, ठीक है। इसको भी हम प्रामाणिक रूप में कहेंगे, इसको भी हम समाकलन कर सकते हैं, कौन सी विधि से, गुणनफल विधि से, है ना, गुणनफल विधि या खंडशः विधि, जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका समाकलन भी हम कर सकते हैं खंडशः विधि द्वारा, मतलब ये भी मानक रूप में है, लेकिन हमारे पास वो इस रूप में भी नहीं है। हमारे पास जो प्रश्न बन रहा है ये वाला, अगर हम उसको इस रूप में लिखते हैं तो वो हमारे पास तब भी मानक रूप में नहीं आता। अब इसको मानक रूप में, अमानक रूप में कौन बदल रहा है। अब आप सोचो, जैसे हमारे पास यहाँ sin √x है बटे में √x है, तब हमको ये सोचना पड़ रहा है कि हम कौन से पद को, है ना, प्रतिस्थापित करें, नए चर में बदल दें। तो फिर हमारे पास जो यहाँ sin √x और √x है, तो हम sin √x को बदले या x को बदले, ये हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो आप ऐसे देखो, अगर आप उसको sin √x लिखते इंटू x की घात 2 ऐसा लिखते, तो भी आप इसका समाकलन नहीं कर पाते, है ना। ये हमारे पास अगर इस रूप में होता यहाँ पर, तो ये प्रामाणिक रूप है, लेकिन ये अप्रमाणिक रूप है। तो क्यों, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम प्रामाणिक बोल रहे हैं, इसको अप्रमाणिक, तो अंतर कहाँ पर है, ये वाले में, ये, क्योंकि यहाँ sin x नहीं है, sin √x है, मतलब यहाँ sin x इसकी घात 1/2 है, मतलब ये मिश्रित फलन हो गया, ये वाला फलन हमारा मिश्रित हो गया। तो फिर मिश्रित जो है उसी को हम प्रतिस्थापित करेंगे, ओके। तो हमारे पास जो यहाँ साइन, इसको मिश्रित कौन बना रहा है, ठीक है, मिश्रित कौन बना रहा है sin √x को, sin x तो हमारा प्रामाणिक फलन है। अब हम कहें कि यहाँ से मिश्रित कौन बना रहा है, आप इसकी तुलना करो, आप साइन और इसकी, तो मैंने कहा तो ये प्रामाणिक रूप है ना, ये अप्रमाणिक रूप है। मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, तो यहाँ पर सोचो, ठीक है, मतलब आपकी सिर्फ सोचने पर डिपेंड करेगा। तो आप बोलोगे कि दोनों में अप्रमाणिक ये है, तो इसको अप्रमाणिक कौन बना रहा है, तो आप कहोगे ये √x, इसके बदले हमारे पास √x के बदले
है ना, या रूट एक्स ना बोलते हुए इसकी घात कितनी है 1/2, है ना, ये हमारे पास अपरिमाणिक है। तो इसके बदले हमारे पास यहाँ कोई एक सिंगल चर होना चाहिए था, सिंगल चर जिसकी कोई घात ना हो, जैसे साइन टी होता, तो ये भी हमारा कौन से रूप में होता, परमाणिक रूप में। तो अपरमाणिक रूप में इसलिए है क्योंकि इस पे घात लगी हुई है ना, मिश्रित हो गया वो। तो इसलिए हम यहाँ किसको रिप्लेस करेंगे, हमें, ठीक है, मानक रूप में लाने के लिए, हमें मानक रूप में लाने के लिए जो बटे में जो x है, इससे कोई समस्या नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। समस्या किससे है हमको, ये वाले x, है ना, इसके बदले कोई एक सिंगल चर होना चाहिए था, ठीक है, इसकी जगह अगर t होता तो भी मानक रूप में होता ही ऐसा। तो हम किसको बदलेंगे, तो यहाँ पर रूट x को प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना, क्लियर आया, मतलब सिर्फ यही सोचना है आपको, यही दिमाग लगाना है कि कौन से पद को प्रतिस्थापित कर दे। तो हमको किसको प्रतिस्थापित करना है यहाँ पर, रूट x को। क्लियर यहाँ तक, मतलब इस वाले प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमें कौन से पद को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, पूरे साइन टी, साइन वाले को नहीं, सिर्फ अंडर रूट एक्स वाले को। तो तब हम यहाँ लिख देंगे माना, ठीक है, रूट एक्स इसको बता दिया टी से, ये हमने माना है, रूट एक्स इसको टी मान लिया, है ना, या एक्स 1/2 इसकी घात टी, घातांक में लिख दिया। अब ये बात तो हमको पता है कि हमने इसको बदल दिया। अब दूसरी बात भी हमको पता है तो, कि जब हम दूसरे चर में बदलते हैं तो ये dx को भी बदलना पड़ेगा, dx को भी किसके रूप में लाना पड़ेगा, dt के रूप में। मतलब अब हमको dx का मान भी निकालना है, तो dx का मान निकालने के लिए हम यहाँ दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में dt के, सॉरी, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ओके, ये हमने कर दिया, है ना। तो यहाँ, ठीक है, डी बाई डी एक्स की घात 1/2 टी, इधर भी होगा डी टी बाई डी एक्स, ओके। अब ये तो हमारे पास है ना, समझ में आ गया हमको। अब समाकलन का, अवकलन का सूत्र लग जाएगा यहाँ, अवकलन का सूत्र तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स एक्स की घात n, ठीक है, तो ये होता है n x n-1, ये उसकी घात है, सूत्र है, मतलब घात गुणा में आ जाती है, घात गुणा में आ जाएगी, और जो घात है चर की उसमें से एक माइनस हो जाएगा, है ना, वो सूत्र वहां लिखा है, यहाँ कंपेयर करके देखो, है ना, उसको साइड में नोट कर लेना। तो यहाँ हो जाएगा फिर 1/2, घात कितनी है 1/2, तो घात गुणा में आएगी पहले, है ना, फिर x जो है चर, उसकी घात 1/2 में से एक घड़ी आएगी, जो घात है उसमें से एक और घड़ी आती है ना, ऐसे, और इधर तो यही रहेगा dt बाई डी एक्स, ओके। अब ये क्या बचेगा 1/2 और x की घात -1/2 dt बाय dx, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, है ना। अब ये x की घात -1/2 है, उसको अंडर रूट में लिख देते हो, 1/2 x की घात, है ना, इसको बटे में लिख देते, माइनस घात है वो अपॉन में आके प्लस हो जाएगा, है ना, ठीक है। एक एक स्टेप लिखते जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए हम एक एक स्टेप लिखते चल रहे हैं, ठीक है। फिर 1/2, है ना, x की घात 1/2 है, इसको आप रूट x लिख सकते हो, ओके। ये dt बाय dx, है ना, यहाँ से dx का मान निकालना था, dx आ गया कितना, इधर पक्षांतर करो dx, ये 2 रूट x dt, ये आ गया हमारे पास, है ना, dx का मान आ गया। अब ठीक है, समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, मान रख दो सब, तो i बराबर क्या हो जाएगा तो, है ना, सारे मान रख देने के बाद साइन रूट x को हमने t माना है, रूट x को हमने क्या माना है t, तो यहाँ लिख देंगे साइन t बटे में रूट x। अब इसको हम नहीं बदल रहे, है ना, आप सोचोगे इसको भी t से बदल देना चाहिए, लेकिन हम नहीं बदल रहे उसको, इसको हम क्या ही लिख रहे हैं रूट x। आप बोलोगे कि ऊपर वाले रूट x को t से बदल रहे हैं, नीचे वाले को क्यों नहीं, तो अभी ये कैंसिल ही हो जाएगा,
अभी ये मान जब हम रखेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए हम नीचे वाले पद को नहीं बदल रहे हैं। अब देखो ये हो गया। फिर dx का मान है ना, यहाँ साइन t हो गया बटे में रूट एक्स। dx का मान हमने इधर निकाला 2 रूट एक्स dt है ना, ये dx का मान रख दिया। अब देखो ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल ही होने वाला था, इसलिए हमने उसको कट, उसका मान नहीं रखा। आई बराबर कितना होता, अब देखो आई 2 जो है ये नियतांक है, समाकलन से बाहर हो जाएगा, 2 समाकलन में रह जाएगा साइन टी dt है ना, ये समाकलन में रह जाएगा साइन टी dt। अब यहाँ क्या करोगे, सूत्र लग जाएगा 2 साइन का समाकलन ये साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का माइनस कॉस टी, ठीक है, तो साइन टी का माइनस कॉस टी, ये सूत्र हो गया है ना। अब अनिश्चित समाकलन है तो नियतांक भी जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है नियतांक, ठीक है, ये नियम हम देख चुके हैं, ठीक। अब ये हो गया, अब वापस t का मान रख दोगे, t जो हमने माना है, तो i बराबर हो गया 2 है ना, ये माइनस 2 कॉस, ओके, और t किसको माना है रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा उत्तर रहेगा है ना, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, साइन रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, इसमें अमानक बना हुआ था ऊपर वाला रूट एक्स, इसको हमने t से बदल दिया। फिर dx का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया और अवकलन कर दिया, अवकलन करने के पश्चात सूत्र और नियम लगाने के पश्चात dx का मान निकल कर आया 2 अंडर रूट एक्स dt, ओके। फिर समीकरण 1 में मान रख दिया हमने साफ है, यहाँ पे साइन रूट एक्स के बदले रख दिया t बटे में रूट एक्स, फिर dx का मान रख दिया, कैंसिल हुआ, यहाँ साइन t, उसका आंसर हो गया माइनस कॉस टी, ठीक है। चलिए तो ये आ गया हमारे पास उसका आंसर है ना। फिर एक प्रश्न और बनता है, इसको भी हम देख लेते हैं, इतना नोट कीजिए। चलिए तो ना अब हम इसका जो अगला उदाहरण है उसको समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल हमने लिखा है, ठीक है, x ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है ना, इसको हमें हल करना है। इसको हमने i से दर्शा दिया, तो माना i बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके, ये हमने माना, ठीक है। अब यहाँ देखो जो इसको अमानक कौन बना रहा है, ये वाले को, ठीक है, बस वही सोचना होता है कि अमानक कौन बना रहा है। तो अगर देखो हमारे पास ये x, ठीक है, और बटे में, ठीक है, एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर होता dx, तो हम क्या करते, ये x से x कैंसिल हो जाता है यहाँ पर है ना, बटे में एक बच जाता dx, ठीक है, इसको x की घात -1 लिख देते dx, ये हमारा आंसर हो जाए। इस पे हमारा है ना सूत्र लग जाता घात वाला। लेकिन हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, तो फिर उसको अमानक कौन बना रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रिप्लेस कर देंगे है ना। मतलब सिर्फ यही सोचना पड़ता है तो इसमें कि किसको प्रतिस्थापित किया जाए, कौन से पद को, तो हम किसको बदलेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है। तो हमने जो माना यहाँ है ना एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t से दर्शा दिया, ठीक है, t या किस u से दर्शा सकते हो, कोई भी से, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं हम, dx का मान निकालना है, dx का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने का, ठीक है, अवकलन करने का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टी बाई डी एक्स, ओके, ये हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इसका नियम देख लेना, यहाँ 2x हो जाएगा है ना, ये 2x हो जाएगा और इसका अवकलन 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अवकलन होगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है, और डी एक्स बाय डी एक्स 1, इसका अवकलन होगा, तो यहाँ ये वाला सूत्र लगेगा dx x की घात n x n माइनस 1, ये सूत्र इसमें लगेगा, तो इस सूत्र से ये हो जाएगा 2x उसकी घात 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 बचेगा, तो 2x, और ये नियतांक है तो ये 0 है ना, तो आंसर कितना आएगा यहाँ 2x, ठीक है। इधर dt बाय
dx, है ना। यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा, सॉल्व करके इधर दिखा दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ से जो dx का मान निकालना है, तो dx हो गया 1/2x dt, है ना, पक्षांतर कर दिया, ये आ गया। अब समीकरण 1 में मान रख देते जो हमने माना है, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास i बराबर समाकलन x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx, ये समीकरण 1 है ना। इसमें अब हम मान रख रहे हैं, तो i बराबर समीकरण 1 x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या माना हमने t, और dx का मान क्या निकल कर आया हमारे पास, dx का मान आया 1/2x dt, 1, ठीक है, 2x dt, ये आ गया। x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। और i, अब यहाँ क्या बचा, 1/2, तो ये 1/2 जो है वो नियतांक है, वो समाकलन से बाहर हो जाएगा, तो 1/2 समाकलन t dt, या, है ना। अब यहाँ घातांक वाला सूत्र लग जाएगा, यहाँ t की घात कुछ नहीं मतलब 1, तो ये घात वाला सूत्र लगेगा, ये बात है ना। तो यहाँ से 1/2 और क्या हो जाएगा, t की घात 1 + 1 बटे में 1 + 1, और यहाँ नियतांक जोड़ देंगे हम, समाकलन नियतांक, ठीक है, चलिए, है ना, ठीक है। अब ये आ गया तो i बराबर 1/2, है ना, और ये 1/2, ठीक है। चलो 1/2, फिर यहाँ क्या हो गया, t की घात 2 और बटे में 2 प्लस c, ठीक है। तो i बराबर हो गया 1/4, t की घात 2 प्लस c, है ना। अब यहाँ पर t का मान भी रख दो, 1/4, t किसको माना हमने, x स्क्वायर प्लस 1 को, है ना, x स्क्वायर प्लस 1 और ये उसकी घात 2, है ना, x स्क्वायर प्लस 1 और उसकी घात 2 प्लस c, ये आ गया हमारे पास दिया, ठीक है। चलिए ये उसका आंसर आ गया। अब इसी का जो मैं एक उदाहरण और आपको दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये i बराबर √, है ना, sin x cos x dx, ठीक है, ये वाला। तो इसको जो आप किसको बदलोगे यहाँ पर समझना, ठीक है, मैं बता देता हूँ, सॉल्व आप करना उसको, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सूत्र ऐसा होता, ठीक है, sin x, ठीक है, cos x dx ऐसा होता, तो आप यहाँ सूत्र लगा लेते, तो कौन सी विधि लगा देते, गुणनफल के समाकलन, खंडशः विधि लग जाती है यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ, है ना, t की घात सिर्फ t होता तो भी यहाँ पर खंडशः विधि लग जाती, ठीक है। मतलब हमको यहाँ इस sin x से प्रॉब्लम नहीं है, वो अंडर रूट में दिया हुआ है, तो इसलिए हम अंडर रूट sin x को ही, है ना, किसको बदल देंगे हम यहाँ पर sin x, ठीक है। आप किसको t मान लेना, यहाँ sin x को t मान लेना, ओके, चलिए, है ना। फिर आप सॉल्व करके देखना उसको, चलिए, है ना। तो ये रहा जो हमारे पास प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, उसको समझने के लिए हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। फिर इसकी जो दूसरी विधि आएगी जो, है ना, खंडशः विधि, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके, चलिए।